नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान और आज बात किसानों की और सरकार के एक नए कदम की। किसानों की आय को बढ़ाने और उपज की बेहतर कीमत दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अधिनियम 2018 को हरी झंडी दिखा दी है। इसमें केवल खेती ही नहीं बल्कि डेयरी, पोल्ट्री और पशुपालन को भी शामिल किया गया है। इसके तहत किसान अपनी फसलों को बेचने के लिए प्राइवेट कंपनियों से अनुबंध कर सकेंगे, विवाद निपटारे के लिए व्यवस्था होगी और खेती का बीमा भी होगा। मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अधिनियम 2018 के ड्राफ्ट में जहां किसानों के हितों की रक्षा पर जोर दिया गया है, वहीं कंपनियों के लिए भी नियम उदार बनाने पर जोर दिया गया। राज्यों के कृषि मंत्रियों के सम्मेलन में कॉन्ट्रैक्ट खेती के प्रावधानों पर राज्यों ने अपनी सहमति दी है। राज्यों को अपनी सुविधा के मुताबिक प्रावधानों में संशोधन करने की छूट है, लेकिन कानून में किसानों के हितों के साथ कोई समझौता न किया जाए, इसका भी ख्याल रखा जाएगा। मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अधिनियम 2018 के तहत कॉन्ट्रैक्ट पर खेती और अन्य सेवाओं को राज्यों के एपीएमसी यानी मंडी कानून के दायरे से बाहर रखने पर सहमति बनी है और इससे खरीदारों को लेन देन की लागत में 5 से 10% की बचत होगी। इसमें समझौता तोड़ने पर जुर्माना लगाने और अन्य विवाद के समाधान के लिए एक सेटलमेंट अथॉरिटी के गठन का प्रावधान है। मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अधिनियम 2018 के ड्राफ्ट के मुताबिक कंपनी और किसान सीधे अनुबंध कर सकेंगे और इसके लिए कहीं रजिस्ट्रेशन या कोई डॉक्यूमेंट जमा करने की जरूरत नहीं होगी। इस अनुबंध को पूरी तरह से पारदर्शी बनाने के लिए ऑनलाइन प्रावधान किया जाएगा। तो आज खास चर्चा इसी पर होगी। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान हैं। स्टूडियो मेरे साथ हरवीर सिंह हैं, एडिटर हैं आउटलुक हिंदी के। स्वागत है सर आपका। हमारे साथ अनूप वर्मा है, युवा किसान हैं, फाउंडर हैं एवरीथिंग ऑर्गेनिक से। आपका स्वागत है। अशोक दलवई होंगे हमारे साथ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से, जो कि कमेटी के चेयरमैन थे, जो कि डबलिंग ऑफ इनकम थी फार्मर्स को लेकर बनाई गई थी सरकार की ओर से। शुरुआत में हरवीर जी आपसे करना चाहूँगा कि जिस तरीके से सरकार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के इस अधिनियम को लेकर आई है, मोटे तौर पर क्या एडवांटेज इसके दिख रहे हैं और क्या वो बातें हैं जिसको लेकर आशंकाएं थी, राज्यों से चर्चा हुई और उसके बाद उसको एड ऑन किया गया इसमें? हाँ, एक्चुअली करीब 1.5 दशक से हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं और 14-15 साल पहले कुछ राज्यों ने इस तरफ कोशिश की थी और उसमें जैसे पंजाब में किया था, हरियाणा में भी किया और कुछ दूसरे राज्यों में भी किया, लेकिन उसमें प्रॉब्लम यही आ रही थी कि बहुत क्लैरिटी नहीं थी उसमें। कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से होगा, उसका लीगल सैंक्टिटी क्या होगी, डिस्प्यूट होगा तो उसको रिजोल्यूशन कैसे होगा और स्टेट कहाँ जा कर के एक्ट करेगा उसमें। तो वो प्रॉपर एक्ट के फॉर्मेट में नहीं आ पाया था। एक तरीके से मैं कहूँ वो पॉलिसी था उस तरह से, और इसीलिए वो फिर क्या हुआ, ग्रेजुअली कई बड़ी कंपनियां आई, महिंद्रा आई, रेलिस आई, कई लोग आए और वो नाकाम हो गई सारी कोशिश। उसके बाद भी कुछ राज्यों ने कहा हम एक्ट बना रहे हैं, सब जो है, लेकिन ये बात सही है कि यूनिफॉर्मिटी जो है वो अभी तक नहीं हो पाई। और ये क्योंकि बजट में प्रॉमिस किया था गवर्नमेंट ने कि हम इस तरीके का लेके आएंगे, मॉडल एक्ट लेके आएंगे, जिससे बाकी राज्य उसको फॉलो, सभी राज्य फॉलो करें और अपनी सहूलियत के हिसाब से चेंजेस कर लें। तो क्लैरिटी काफ़ी है इस एक्ट में, ये मैं कहूँगा, क्योंकि इसमें जो एक अहम बात है वो जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के लिए कहा गया है। हालांकि इसमें एक अथॉरिटी बनाने की भी बात हुई है और बाकी रजिस्ट्रेशन के लिए भी एकदम सबसे छोटे स्तर की जो इकाई होगी, वो तालुका हो या ब्लॉक हो या उस लेवल पे होगा। तो ये बात तो सही है, लेकिन इसमें थोड़ा टेक्निकलिटीज़ में अगर हम ज़्यादा जाएंगे तो उसमें दिक्कतें आएंगी। दूसरा पॉइंट मैं ये कह रहा हूँ कि एक और मैं बताऊँ आपको कि अगर हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को देखें और हिस्ट्री में जाएं तो ये कॉन्सेप्ट कोई हमारे लिए नया नहीं है। सबसे पहले हमारे देश में 20वीं सदी के शुरू में तंबाकू में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू हुई थी। उसके बाद हम लोग जो उत्तर के कुछ राज्यों में देखते हैं, जो शुगर केन का क्रॉप है, वो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट होता है, किसान की तरफ से केन कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है और फिर मिलर होता है। तो ये और एग्रीड प्राइस होता है वो। दिस इज द सेम कॉन्सेप्ट, मैं आपको बताऊँ आपको। लेकिन उसमें अभी करीब 70-80 साल से ये चल रहा है मसला, और बीच बीच में दिक्कतें आई खारसों से पेमेंट को लेकर के, और आर्बिट्रेरी डिसीजन भी हुए। मिलर्स कहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट दाम तय कर देती है और उसी को एग्री प्राइस कहते हैं। तो यहाँ भी हमें देखना होगा कि प्रोविजन तो आपने किए, सेफ गार्ड्स भी रखे हैं, डिस्प्यूट सेटल करने के प्रोविजन भी किए हैं। सो किस तरीके से फार्मर्स इसको अडोप्ट करता है, कुछ जो चिंताएं हैं
उनको भी क्लैरिफाई किया गया है कि ज़मीन उसकी नहीं होगी, पक्का स्ट्रक्चर आप नहीं बनाएंगे। बहुत सारे पहलू इसमें हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अभी इसमें फार्मर्स को कन्विंस करने के लिए पूरा एक कैंपेन चलाना पड़ेगा। ओके अनूप, क्योंकि आप खेती से जुड़े हुए हैं और जो आधुनिक खेती है उसको आपने अपनाया है, पिछले 6 वर्षों से आप इसमें लगातार देख रहे हैं इंडिया में, क्योंकि जैसे कि हरवीर कह रहे हैं कि गन्ने को लेकर कहूँ या फिर कुछ और जिन्स एक दो रही हैं अलग अलग राज्यों में, कुछ लिमिटेड एरिया तक सीमित है जी। लेकिन ऐसे अब खोला गया है तमाम सभी जिन्सों के लिए, साथ ही पोल्ट्री भी है और दूसरे डेयरी भी है, ये सब कुछ इसमें ऐड कर दिया गया है। इसे आप किस तरीके का कदम देखते हैं और उस दिशा में जब देश में किसानों के आर्थिक हालात को लेकर सभी चिंतित हों और इनकम को बढ़ाने को लेकर लगातार प्रयास जो हैं वो उतने कारगर ना हो जितनी उम्मीद थी? मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं इसमें इन्वॉल्व हूँ पिछले 5-6 साल से और काफ़ी लो लेवल के फार्मर्स के साथ काम करता हूँ, तो जो आप जैसे कह रहे हैं ये बहुत बड़ी चिंता रहती है उनको कि इस साल फसल हमारी जो है पूरी कोई खरीद पाएगा, नहीं खरीद पाएगा, क्योंकि ये सारे एग्रीमेंट जो होते रहे हैं, जैसे नरवीर जी ने कहा, ये हमेशा वन साइडेड रहे हैं कि अगर मुनाफा है तो वो तो मेरा है, नुकसान है तो वो तुम्हारा है। इनपुट कॉस्ट सारी फार्मर की होती है। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। अब अभी पीछे हफ्ते भर पहले आंधी तूफान आया, बुलंदशहर में 2 भाई हैं जो हमारे साथ मिलके काम करते हैं, उनकी खेती सिर्फ दशहरी आम की है, सब गिर गए आम। अब उनके 10 या 15% बचा हुआ है, लेकिन क्योंकि हम उनके साथ काम करते हैं, वो हमारे लिए ही उगाते हैं, तो हम उनको गारंटी देते हैं कि अगर ये गिर भी जाएंगे, अगर हम आपसे नहीं भी लेंगे तो ये हम उठाएंगे। लेकिन हर आदमी ऐसा नहीं करता, बड़ी कंपनियां नहीं करती हैं ऐसी, क्योंकि वो लॉस कोई नहीं लेना चाहता। तो सबसे बड़ी बात, जैसे नरवीर जी ने कहा, सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि क्या फार्मर इस एक्ट से कन्विंस होगा कि ये सच्ची में रियलिटी में हो रहा है। नंबर 2, जो अथॉरिटी और रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है, वो उसको फार्मर ये लेता है कि अरे फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर कटेंगे। तो क्या हम लोकल लेवल पे एक पंचायत को या तहसील लेवल पे इन लोगों को हम एम्पावर कर रहे हैं कि वो उस लेवल पे इसको इम्प्लीमेंट कर सके, और अगर कोई किसी तरीके का विवाद होता है, पैसे को लेके होता है, क्या उस लेवल पे वो रिजॉल्व हो सकता है। एक्ट इन ए होल इज़ ए वेरी वेलकम मूव। और मैं पर्टिकुलरली जब मैंने इसके बारे में सुना, तो मैंने जो मेरे फार्मर्स हैं जिनके साथ मैं मिलकर काम करता हूँ, मैंने उनको कहा कि ये सब बहुत अच्छा पहल है, एटलीस्ट और कुछ नहीं तो आपका 50 से 60% पैसा जो है वो रिकवर हो जाएगा, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी अब दोनों तरफ होगी। और इसमें जैसे नरवीर जी ने कहा, टेक्निकलिटीज़ थोड़ी और देखनी पड़ेंगी कि क्या इनपुट कॉस्ट में कंपनियां जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवा रही हैं उनका इनपुट बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, कितना ओनस वो लेती हैं कि अगर फसल नहीं हुई या किसी तरीके की कैलामिटी हो जाती है तो सारी चीज़ें जो हैं वो कितना % एब्जॉर्ब करेंगे और कितना नहीं, एंड देन द लीगल एस्पेक्ट ऑफ कोर्स। ओके, हमारे साथ एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से जुड़ रहे हैं अशोक दलवाई साहब हैं, जो कि मैंने जैसे कि पहले भी कहा था कि उस कमेटी के आप चेयरमैन थे जो कि किसानों की आय को दोगुना करने के प्रयास के लिए बनाई गई थी। दलवाई साहब, स्वागत है आपका। ये जो नया ये लाया गया है केंद्र की ओर से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर, क्या इसकी बड़ी खूबियां हैं जो कि पहले नहीं थी? जब हम कुछ इलाकों में या कुछ जिन्सों तक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग देखते थे, देश के अलग अलग राज्यों में या कुछ जिलों तक सीमित था। इस बड़े रोड मैप को अगर मैं कहूं, क्या बड़ी खासियत है जिससे किसानों के हालात और उनकी इनकम को बदलने की दिशा में एक कदम के तौर पर देखा जाए? नमस्कार, धन्यवाद। आपने ठीक कहा, आज तक जितने हमारे देश में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हम देख रहे हैं वो सब इनफॉर्मल तौर पर चल रहा है। ऐसा कोई कानून नहीं था, ताकि हमारे देश में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, मगर इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 2 पार्टी जो होते हैं एग्रीमेंट करने वाले, इन दोनों को समान रूप से देखा जाता है। मगर हम सब जानते हैं कि किसान जो है वीकर पार्टी होता है, क्योंकि वो ज़्यादा तौर पर छोटे किसान है, मार्जिनल किसान है और उनका फाइनेंशियल पावर भी बहुत कम होता है। इसलिए हमने सोचा किसान को एक वीकर पार्टी मानते हुए एक नया कानून की आवश्यकता है। इसलिए एक ये डेडिकेटेड जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एंड सर्विसेज एक्ट को हमने बनाया है जी। इसके तहत अब किसान को, विशेष रूप में छोटे और मार्जिनल किसान है, उनको ये लाभदायक होगा। और इसको ऐसा बनाया गया है
पहले तौर पर ये जो मार्केटिंग है हमारा बहुत अनप्रडिक्टेबल रहता है। आजकल हमारे देश में प्रोडक्शन से ज़्यादा मार्केटिंग बहुत चैलेंजिंग हुआ है, क्योंकि फसल के बाद रेट क्या होगा, ज़्यादातर रेट तो कम होता है कभी कभी मार्केट में, तो इसलिए किसान को एक भरोसा देने के लिए वो उनका उगाने से पहले ही किसान और कंपनी के बीच में एक प्राइस एग्रीमेंट होगा, और इससे किसान को ये फ़ायदा है कि उनको पता है कि मुझे इतना पैसा मिलने वाला है। तो वो पैसे दिलवाने के लिए जो एग्रीमेंट होगा, तो एग्रीमेंट का टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होगा, उनका देखभाल कौन करेगा, ये सब विषय को लेकर हमने ये एक्ट में डाला है। और इसके साथ इसको भी हमको समझना चाहिए, ये खाली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं, ये एक फार्मर सर्विस एक्ट भी है। सर्विसेज का मतलब होता है, आजकल मान लीजिए एक ग्रुप ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन हो या विलेज प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन हो, वो अगर सब मिलकर एक कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट करेंगे पेस्ट मैनेजमेंट के लिए, इरिगेशन मैनेजमेंट के लिए या फार्म मैकेनाइजेशन के लिए, इस तरीके के सर्विसेज के लिए भी वो एक एग्रीमेंट करवा सकते हैं। तो इस एक्ट में फार्मिंग कॉन्ट्रैक्ट के लिए, मार्केटिंग कॉन्ट्रैक्ट के लिए और हमारा एग्रीकल्चर वैल्यू चेन का हर चीज़, हर स्टेज का सर्विसेज जो होता है, इन सब के लिए एक एग्रीमेंट करने के लिए वहाँ एक प्रावधान किया गया है, ताकि उनके इच्छा अनुसार वो कर सकते हैं। अशोक जी, दो बातें हैं, मैं इसका इस चर्चा को आगे बढ़ाना चाहूँगा। पहला ये कि जो एक आशंका हमेशा से रही है कि क्या किसान इसके ज़रिए एक बार फिर जो उसको रहता है कि अगर मुझे सही रेट नहीं मिला, कंपनी उसमें डिफ़ॉल्ट कर रही है, वो पैसे देने में आनाकानी करती है, तो उसे वापस कोर्ट के चक्कर, एक लंबा चक्कर तो नहीं लगाना पड़ेगा। और दूसरा ये कि इसके साथ साथ बेरोजगारी को लेकर एक आशंका दिखाई गई थी कि जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू होगी उससे जो लेबर है उसकी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। इन दोनों आशंकाओं को कैसे आप खारिज कर सकते हैं? ये जो डिस्प्यूट का संभावना होता है, ये तो हर कॉन्ट्रैक्ट में होता है, मगर इस कॉन्ट्रैक्ट में हमने ऐसा एक प्रावधान बनाया जैसे कि मैक्सिमम जो डिस्प्यूट्स होंगे वो विलेज लेवल या गांव स्तर भी इसका हल हो। उदाहरण, जब कभी भी डिस्प्यूट होगा एक कंपनी के बीच में और कंपनी के या फार्मर्स के स्तर पर, तो गांव स्तर पर एक कंसिलिएटरी कमेटी बनाया जाएगा। कंसिलिएटरी मतलब उन दोनों को बिठाकर एक गांव स्तर ही एक कंसिलिएशन करवा के एक म्यूचुअल एग्रीमेंट द्वारा ये डिस्प्यूट जो होगा उसको हल करने के लिए एक प्रोविजन बनाया गया है। मान लीजिए वहाँ हल नहीं होगा तो उनको कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सब डिवीजन स्तर पर सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट या एक रिटायर्ड जज या रिटायर्ड मैजिस्ट्रेट के चेयरमैनशिप में एक कमेटी गठित किया जाएगा और एक कमेटी का एक काम, एक कर्तव्य बनेगा कि 15 दिन में इसको हल करे। अगर मान लीजिए वहाँ भी ठीक नहीं हुआ तो स्टेट लेवल पर एक बोर्ड गठित किया जाएगा, इसका नाम होगा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एंड सर्विसेज बोर्ड। इनका काम ही यही होगा, अपील सुनो और 15 दिन या एक महीने में उसको हल करे। तो ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो है, इसके लिए एक सिस्टम ऐसा खड़ा किया गया है जैसे किसान को या कंपनी को कोर्ट को जाने की जरूरत नहीं। तो मैं समझता हूँ मैक्सिमम ये सब विलेज लेवल पर ही हो जाएगा। हरवीर जी, जो कि सर्विसेज की बात हो रही थी और इसको लेकर पहले काफ़ी ज़्यादा बहस भी हुई थी और सर्विसेज को लेकर ही किसानों को जो सबसे ज़्यादा दिक्कतें झेलनी पड़ती वो हैं, लेकिन इस नए एक्ट में आपको लगता है कि उसको रिजॉल्व किया गया है और उसमें उस दिशा में कदम, ये एक आशावादी कदम नज़र आ रहा है? मेरा मानना है कि हमें फेज्ड मैनर में चलना चाहिए था। अभी जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो चैलेंज है मार्केटिंग का और प्राइसिंग का। ठीक है, सर्विसेज को लेकर के कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसान खुद काम करता है या कस्टम हायरिंग करता है अपने आसपास से। जो कंपनीज हैं उनका सबसे बड़ा इंटरेस्ट इस सर्विस में है। बेसिकली दे वांट टू सेल देयर प्रोड्यूस। उनका जो इनपुट होगा, पेस्टिसाइड है, सीड है, फर्टिलाइज़र है और फार्म मशीनरी है, उनके लिए वो एक पुख्ता मार्केट अपने लिए चाहते हैं। और ये मेरे ख्याल से थोड़ा ब्रीच होगा, अभी उस डायरेक्शन में मेरे ख्याल से नहीं जाना चाहिए था। हमें करना है एग्रीमेंट प्राइसिंग को लेकर के और प्रोक्यूरमेंट को लेकर के। सरकारी एजेंसियां कहाँ नाकाम है, मार्केट कहाँ वोलेटाइल है, कहीं आपको अभी जो प्रोडक्शन लेवल तक जाने के लिए कोई ऐसी दिक्कत नहीं है।
फार्मर्स मैनेज कर रहे हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि जो एक्सटेंशन सर्विसेज हैं जिसका जिम्मा हमारी सरकारें निभाती रही, सरकार ने आत्मा भी बनाया, तो वो एक्सटेंशन से सरकार अपने आप को बाहर करना चाहती है। तो अभी तो हमें फार्मर्स को सपोर्ट करना चाहते हैं। एक चीज़ देखिएगा इसमें कि सर्विसेज कोई आपके फ्री लंचेज नहीं है, वो सब कॉस्ट में इंक्लूड होगा। अभी फार्मर अपनी एक एक लागत को सहेज के चलता है और बहुत ही लो अपनी कॉस्ट रखता है। जब आप उसको पूरा कमर्शलाइज कर देंगे, प्रोफेशनलाइज कर देंगे, कॉस्ट विल ऐड, सीधी सी बात। तो एक तो वो वहाँ पर अपना इनपुट का शेयर ले लेगा कॉस्ट का, ठीक है, फिर आएगा मार्केटिंग का मसला है। और जो हमारे पिछले अनुभव रहे हैं, तो पंजाब में बासमती राइस के लिए किया, जब बाजार में आ गया तो उन्होंने क्या साहब इसका तो कलरिंग डिस्कलरिंग है, फॉरेन मटेरियल ज़्यादा है, ग्रेन का साइज छोटा है, तो ये सब डिस्प्यूट आएंगे। और एक बहुत बड़ा एक काफ़ी चर्चित मसला रहा था पंजाब में इसको लेकर के, टोमेटो के लिए आउटसोर्सिंग का एक बड़ी कंपनी ने, तो बहुत बुरा हाल हुआ। बाद में लोग कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के भाग गए कंपनियां जो है। हालांकि इस बार जिसमें डिस्प्यूट सेटलमेंट भी का इशू भी है, लीगलिटी ज़्यादा है, उस तरीके से उनको बाइंड करने के लिए, पर मेरा मानना है कि अभी सर्विसेज को छोड़ देना चाहिए था। हमें अभी जो है ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर का प्राइस रियलाइजेशन की तरफ ध्यान देना था। दूसरे, ये प्राइसिंग कैसे होगा? हम करते हैं कि बीच काफ़ी पहले ये आपका 2004 के आसपास हमने कॉन्ट्रैक्ट ये आपका ये शुरू किया, फ्यूचर ट्रेडिंग शुरू किया। उसका मकसद था कि प्राइस डिस्कवरी। अब फ्रूट वेजिटेबल में कैसे प्राइस डिस्कवरी करेंगे आप? और वो भी आधा अधूरा चलता है। प्लस जो गवर्नमेंट की नीतियां हैं वो इस तेज़ी से बदलते हैं। थोड़ा सा सप्लाई का इशू आया, आपने इम्पोर्ट ड्यूटी घटा दिया, अमेंडन हो गया, आपने इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दिया। तो फ्लक्चुएशन के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसी अपने आप में जिम्मेदार बहुत रहती है। और इसमें यह है कि उसको आप कैसे देखेंगे, ये है। खैर अभी क्योंकि शुरुआत है और अभी कितने राज्य इसको मानेंगे, क्योंकि APMC जो होता है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, वो बड़ा कमाई वाला रास्ता होता है और बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग वहाँ पर काम करते हैं। उसके दायरे के बाहर रख के अभी मुझे इंतज़ार है कि कौन सा राज्य है जो सबसे पहले इसको एक्सेप्ट करेगा। क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ कि बड़ा हमने फैनफेयर के साथ नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट शुरू किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और अभी तो क्योंकि जो केंद्र सरकार है उसकी पार्टियों की ही करीब 20 राज्यों में सरकार है, उसका नतीजा हम सबके सामने है। तो बेसिकली पहले तो यही होगा कि इसको राज्य अडॉप्ट करेंगे, बट ये कि बिगिनिंग है, ठीक है, देखना चाहिए। अनुज जी, जो आशंकाएं हरवीर जी की हैं, प्राइसिंग और प्राइसिंग अनस्टेबल जिस तरीके से रहती है, इसको कवर करने के लिए सेक्ट में जो बातें कही गई हैं वो कितनी मजबूत दिखती हैं, या फिर इस दिशा में और ज़्यादा कुछ कदमों की ज़रूरत होगी? जैसे नरवीर जी ने कहा, अभी देखना पड़ेगा कि ये कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है। अभी देखिए, प्राइसिंग बिल्कुल ठीक है, लेकिन प्राइसिंग जो है वो ज़्यादातर डेली मंडी प्राइस से डोमिनेटेड है और उसमें फ्लक्चुएशन इतनी हो जाती है। अब जैसे जिस समय टमाटर के भाव में और प्याज के भाव में तेज़ी आई, जो खरीद थी मंडी में, जो लोग एग्रीगेटर्स खरीद रहे थे, उनको कहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। उनके पास प्राइसिंग में फ्लक्चुएशन मात्र 1 से 2% का था, लेकिन कंज्यूमर एंड पे बहुत फ्लक्चुएशन थी। तो फार्मर ने विड्रॉ कर लिया कि नहीं, हम सप्लाई होल्ड कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको भी ज़्यादा चाहिए था। तो ये फ्लक्चुएशंस जो हैं, किस तरीके से उसको स्टेबलाइज किया जाएगा और कितने लेवल तक स्टेबलाइज हो सकता है? अब जैसे नेशनल पॉलिसी की बात कर रहे थे नरवीर जी, एवरीबडी नोज कि क्या हुआ उसका। मेरा होप बहुत पॉजिटिव है कि एटलीस्ट कोई चीज़ अब सामने आई है जो एक दायरे में है। उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो देखने वाला है कि कितने इफेक्टिवली हम उसको कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड का मुनाफा जो है, जो इनकम है, इनपुट कॉस्ट का अभी मात्र 20 से 25% पे फार्मर खेलता है और उससे उसका अगली फसल के लिए जो है ही डज नॉट हैव इनफ मनी। तो द वे इट इज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड वो देखना बहुत ज़रूरी है। दलवाई साहब, दो बातें आ रही हैं। पहली तो ये कि जो क्योंकि इसे APMC से बाहर रखा गया है, तो ऐसी आशंकाएं हैं और कई सारे एक्सपर्ट कहते हैं, जैसे कि हरवीर कह रहे हैं, कि क्या राज्य इसके लिए तैयार होंगे? तो इसको कैसे आप लोग फिर इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश होगी? क्योंकि ये सब कुछ जो सब्जेक्ट है ये राज्यों का है और राज्य इसको कैसे अमल में लाते हैं इस पर ही पूरा दारोमदार होगा। यस, पहले क्लैरिफिकेशन ये देना चाहता हूँ कि हमारे जो एक्ट है वो हर चीज़ के कॉन्ट्रैक्ट के लिए प्रावधान दिया गया है। मतलब मार्केट, अगर मान लीजिए किसान
मार्केटिंग के लिए एग्रीमेंट करना चाहते हैं तो करने के कोई हर्ज नहीं है। मगर मार्केटिंग के साथ अगर दूसरे प्रोडक्ट्स, मान लीजिए प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, प्रोडक्शन और मार्केटिंग कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, या खाली मार्केटिंग करना चाहते हैं, जो उनका इच्छा है उसके अनुसार, कमोडिटीज के अनुसार कर सकते हैं। तो इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट, किसी को कॉन्फ्लिक्ट की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात है, क्या स्टेट गवर्नमेंट्स मानेंगे? तो ये मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि पिछले साल जब हमने नया मार्केटिंग एक्ट को रिलीज़ किया था, जिसका नाम है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड लाइव स्टॉक मार्केटिंग एक्ट जी, तभी हम सब स्टेट गवर्नमेंट को कहा था, और हमारे एक्ट में भी ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है इसको वहाँ से निकाला गया है, क्योंकि 2003 के मॉडल एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को एपीएमसी एक्ट के तहत लाया गया था। अंदर तब से हम देख रहे हैं कि 14 साल में ज़्यादा काम नहीं हुआ है, क्योंकि एपीएमसी जैसा मार्केट है, कॉन्ट्रैक्ट फार्म भी एक तरीके से मार्केट ही है। तो दो प्रकार के मार्केट में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा था, तो इसलिए हमने सोचा कि एपीएमसी के दायरे से एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को निकालना उचित है। अब स्टेट गवर्नमेंट्स को ये भी कहा गया है कि आपका मार्केटिंग एक्ट मॉडिफाई करते वक्त उसको निकाल देंगे आपके स्टेट मार्केटिंग एक्ट से, और एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट को वो अपनाएंगे। तो कल जब माननीय मंत्री जी ने इसको रिलीज़ किया, कम से कम 15 राज्य से मार्केटिंग मंत्री जी आए थे, उन सब का यही एक सोच है और उनका इरादा भी है कि हम डेफिनेटली हमारे स्टेट में तो अपनाएंगे। तो केंद्र सरकार स्टेट गवर्नमेंट के साथ काम करते हुए उनको ये लेजिस्लेचर अपनाने के लिए हर तरीके के सहाय उनको करेंगे। एक आखिरी सवाल सर, जो प्राइसिंग को लेकर होगा इसके बारे में, यस, प्राइसिंग को लेकर भी हमने वहाँ कहा है कि एक कुछ गाइडलाइंस बनाया जाएगा। ये जो कॉन्ट्रैक्ट मार्केटिंग बोर्ड बनाया जाएगा स्टेट लेवल पर, उनका काम ये भी होगा कि एक मेमोरेंडम बनाने के लिए, वो मेमोरेंडम का फॉर्मेट क्या होगा, प्राइसिंग फिक्स करने के लिए गाइडलाइंस क्या होगा, क्वालिटी गाइडलाइंस क्या होगा। अगर मान लीजिए वो क्वालिटी अनुसार उनका डिलीवरी नहीं हुआ, ये नहीं कि बाकी कमोडिटीज़ को वो वहाँ छोड़ कर जाएंगे। ये भी कहा गया है कि जो क्वालिटी अनुसार नहीं है, क्वालिटी के नीचे होगा, उसको भी उनको खरीदना पड़ेगा। ये सब ऐसा एक सिचुएशन बनाया गया है जैसे किसानों के हित दृष्टि से इसको हमने ड्राफ्ट किया है। और ये भी कहा गया है कि किसी को पता नहीं चलता है कि रेट क्या होने वाला है। जब मार्केट रेट ज़्यादा हो जाएगा प्राइस, अग्रीमेंट प्राइस से, वो कंपनीज को कुछ परसेंटेज सैक्रिफाइस करने का भी यहाँ व्यवस्था किया गया है, ताकि किसान को ये न लगे कि उनको जितना मार्केट में मिलने वाला था इतना ही नहीं मिला। तो इससे क्या होगा, आज जो हम देख रहे हैं कि कभी कभी एग्रीमेंट टूट रहा है, कभी किसान नहीं डिलीवर करते हैं तो कभी स्पॉन्सर नहीं खरीदता है। तो ऐसे सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए वहाँ एक विन विन सिचुएशन का फॉर्मूला बनाया गया है। ज़्यादातर जहाँ रेट ज़्यादा बढ़ जाएगा और किसान को लगेगा कि उनको नुकसान होने वाला है, तो कंपनीज को कुछ हद तक सैक्रिफाइस करने के लिए कहाँ हम वहाँ व्यवस्था बनाया गया है। ओके सर। तो मैं समझता हूँ कि जैसे इसको इम्प्लीमेंट होगा और हम अमेंड कर सकते हैं, यानी कि गुंजाइश है सुधार की। आप कह रहे हैं कि जैसे जमीन पर ये उतरेगा और राज्य से लागू करेंगे और जिस तरीके की दिक्कतें आएंगी उसको सरकार इसमें एकोमोडेट करने की कोशिश करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस बेहद अहम चर्चा में शामिल होने के लिए। और हमारे कार्यक्रम को आप YouTube पर देख सकते हैं, youtube.com/rajyasabha.tv/देश देशांतर। अगर आपकी कोई राय या सुझाव है आप हमें मेल कर सकते हैं dd.rajyasabhatv@gmail.com। और अब बात हमारे दर्शकों की। हमारे दर्शक हैं अभिजीत कदम, जिन्होंने हमने कल कार्यक्रम दिखाया था बैंक्रप्सी कानून को लेकर, और 22 मई को कार्यक्रम हमने दिखाया जिसमें हमारे दर्शक ने लिखा है कि सर, आई एम वॉचिंग राज्यसभा टीवी फ्रॉम लास्ट week after watching Rajya Sabha TV. I am amazed about debates in the Desh Deshantar, Big Picture and other shows also because these discussions are very good. Shivam Sharma लिखते हैं कि RS TV is a progressive yet simple and fully intellectual channel, reflect multi-diverse process, relevant and pertinent debates, national asset. बहुत शुक्रिया आप दर्शकों का, और आपसे गुजारिश है कि आप अपनी राय हमें लिख सकते हैं, भेज सकते हैं, और आपकी राय के जरिए हम अपने कार्यक्रम का स्तर और ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे। आपके सुझावों को भी कार्यक्रम में हम शामिल करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आज इतना ही, नमस्कार।